First one is serotonin. Second one, oxytocin. First one is serotonin. Second one is oxytocin. Third one is endorphin. And fourth one is dopamine. D-O, D for Delhi, dopamine. ठीक है. थर्ड वर्ड इज एंडोर्फिन. इसका एक क्रम है कि जो इंसान होता है सबसे पहले सीरोटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है. उसका क्रम है, ऐसा नहीं कि सब चैनल कभी भी कुछ भी हो रहा है. सीरोटोनिन इज गुड फीलिंग्स. तो जब हम पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं और पेशेंट उसको गुड फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, मीन्स उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है. यदि आप उसको बैड फीलिंग्स ले आएंगे, लगेगा यार बाबा जी ने तो कहाँ फंसा दिया, ये तो सुबह खाना ही नहीं देते, 3 दिन तो ऐसे ही मार देते, मीन्स आपके अंदर सीरोटोनिन का सिक्रेशन कम होना शुरू हो गया. तो जो पेशेंट गुड फीलिंग्स के साथ वेलनेस ज्वाइन करता है उसके अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं, उसको पॉजिटिव फायदे मिलेंगे, उसकी व्याधि ठीक हो जाएगी. लेकिन जिसको गुड फीलिंग्स नहीं आएंगी तो उसको फायदा, आप देखे ना, आप लोगों के पास भी ये चैलेंजिंग होगा कि मैं तो 3 बार भी पतंजलि गई, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ. मैं तो 2 साल से योगा कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ. इट मीन्स कि जो योगा कर रहे हैं वो गुड फीलिंग्स के साथ नहीं कर रहे हैं. तो आपको ये भी बताने हैं कि जब आप योग करना, जब आप प्राणायाम करना, तो उसको एंजॉय करना, गुड फीलिंग्स के साथ करना. आप न्यूरोट्रांसमीटर को, सीरोटोनिन को, सिक्रेशन को आप बढ़ाइए. ठीक है. दूसरा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लव बाइंडिंग हार्मोन्स बोलते हैं. जैसे हमने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है ना, बाइंडिंग्स मीन्स जैसे हम किसी चीज को बाइंड करते हैं. अभी आप लोगों ने रिसर्चेस में देखा होगा या न्यूज में ना कि कुछ यूरोपियन कंट्री में काउ हग थेरेपी शुरू हो रही ना. इट मीन्स कि जैसे हम किसी को टच में जाते हैं तो बॉडी से जो ब्रेन होता है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है. जब मां अपनी बेटी को हग करती है तो उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ठीक है. जब फ्रेंड्स एक दूसरे को गले लगते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है. तो गुड फीलिंग्स तो हुई, मसल्स आपकी रिलैक्स हो गई. हाँ, इमोशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है. थर्ड वन इज एंडोर्फिन. एंडोर्फिन वर्क लाइक मॉर्फिन. यदि आपने 2 को मैनेज कर लिया, इंक्रीज ऑफ सीरोटोनिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन है, एंडोर्फिन का सिक्रेशन अपने आप करना शुरू कर देगा. वो एंडोर्फिन मॉर्फिन के रूप में काम करता है, जो आपके बॉडी को नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करेगा. तो जो पेन के फीचर्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे सबसाइड होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. चौथा हार्मोन्स होता है डोपामिन, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, प्रसन्नता, जॉली नेचर. तो जैसे ही डोपामिन सिक्रेशन हो जाएगा तो ये सारे आपकी व्याधि अपने आप ठीक हो जाएगी. चारों को कंबाइंड करके देखें तो ये हमारे अंदर नेचुरल हीलिंग फिनोमिना को बढ़ाते हैं. कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसी व्याधियां ठीक हो जाती हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और देखते हैं कि यार कैसे ठीक हो गया. उसके पीछे जो रीजन होता है, साधक यदि गुड फीलिंग्स के साथ योग प्राणायाम डिसिप्लिन लाइफ करे तो उसकी बॉडी अपने आप नेचुरली हील हो जाती है और असंभव रिजल्ट भी संभव हो जाता है. जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इसका कोई इलाज नहीं, हम उसको साइंटिफिकली नहीं बोल सकते. कभी कभी चैलेंज होता है ना कि ये व्याधि तो हो ही नहीं सकती, कैसे आप चैलेंज करते हैं वो. तो उसके पीछे जो रीजन होता है गुड हार्मोन कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है.
और उसके पीछे रीजन क्या है? जो हमारा वेलनेस कॉन्सेप्ट है। जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, जब हम उस पेशेंट को उस तरीके से रिहेबिलिटेट करते हैं तो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है गुड हार्मोन्स के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, मेंटेन कर देता है, और वो गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी को नेचुरली हील करनी शुरू कर देती हैं। जब बॉडी नेचुरली हील होंगी तो असंभव या ला इलाज भी इलाज हो जाता है उसका। जो कुछ व्याधियां होती हैं जिसका इलाज नहीं है, इनक्योरेबल है, वो क्योरेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही प्राणायाम का कॉन्सेप्ट, प्राणायाम आप लोग करा ही रहे हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट है कि सेल्स के अंदर सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन सैचुरेशन को इतना हम बढ़ा देते हैं कि जो सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं या जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रक्शन रुक जाता है। वो तो सबसे ज्यादा तो साइंटिफिकली प्राणायाम का है, सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो हर ऑर्गन को हेल्दी कर देगा, अपने आप हील करना शुरू कर देगा वो। तो पतंजलि हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्राणायाम का कॉन्सेप्ट हो गया सेलुलर लेवल पे, गुड हार्मोन्स कॉन्सेप्ट हो गया नेचुरल हीलिंग फिनोमिना पे, रिहेबिलिटेशन कॉन्सेप्ट हो गया उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करके, स्पेशली साइकेटिक पेशेंट में ज्यादा फायदा होता है। वो शोधन चिकित्सा हमने कर दी, जो बीमार गमित दोष है उसको स्वस्थान में स्थापित करके उसको बैलेंस बनाना। तो जब हम आयुर्वेद के और मेडिकल साइंस के 3-4-5 कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पतंजलि का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। इसके अलावा अब जो हमारी औषधि का जो पार्ट है, तो मैंने लवदेव जी से बात की, लवराज जी से, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस इंटरेस्ट पे, टॉपिक पे कुछ चर्चा हो, ताकि ये तो सामान्य हमने बताया कि रूटीन लाइफ कैसे होनी चाहिए, आप अपने अंदर चेंजेस ले आए, आपसे जुड़े हुए जो साधक हैं उनके अंदर चेंजेस हो, ताकि वो हमारे साथ, पतंजलि के साथ एक आत्मीयता के साथ जुड़े, उनको मैक्सिमम फायदा हो। इसमें कहीं भी अर्थ का हमने शब्द वो नहीं किया। ठीक है, तो इसके साथ साथ यदि आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो या कुछ आपकी क्वेरी हो तो क्वेश्चनिंग के रूप में। हाँ, कभी भी विरुद्धाहार की जो बात हो गई ना, इसमें मिल्क के साथ कभी भी फिश नहीं लेना, मछली और दूध साथ में नहीं लेना। ठीक है, मिल्क और फ्रूट्स एक साथ नहीं लेना। नॉर्मली लोग ले लेते हैं ना, शेक बना करके ले रहे हैं, वो हमारे शास्त्र में विरुद्धाहार है। जैसे बनाना शेक है, मैंगो शेक, कौन से ये विरुद्धाहार में होता है। कभी भी मिल्क और फ्रूट्स मिक्स नहीं करना। आप अलग अलग ले लीजिए, अलग अलग, मिक्स नहीं करना। ऐसे ही गर्म और ठंडी चीजें एक साथ नहीं लेना। देखिए, आईबीएस का जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब ऐसा केमिकल जो हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को फास्ट कर देता है। तो आईबीएस में पहला होगा, उसके अंदर एंजाइटी होगी। जब हमारे अंदर एंजाइटी होगी तो जो हमारा स्टमक होता है वो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है। वो एसिड सिक्रेशन आप कभी भी देखेंगे कि नॉर्मली पहले के जो फिजिशियन होते थे डाइजीन देते थे। डाइजीन का मतलब होता है एंटासिड, या ठंडा दूध बोलते, ठंडा दूध ले लेना। एंटासिड का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, वो इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ड्रग का आप देखिए कि अलग अलग रिसर्चेज में नए नए ड्रग्स आ रहे हैं। तो पहले आपको रेंटेक, रेनिटिन इस तरह की होती थी, आज के डेट में फिर बीच में ओमेप्राजोल आया, फिर पेंटोसिड आया। ये जो चीजें करती हैं एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। हमारे बॉडी में कभी भी जो एक्स्ट्रा है, हम लोग नॉर्मली कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना, हम इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं, किसी को रोकते नहीं। जो ज्यादा है उसको रिड्यूस करना, जो कम है उसको बढ़ाना। इसलिए जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो बैलेंस बनाने के काम करती हैं। मेडिकल साइंस में अलग अलग है, वो टारगेट सेल्स पे काम करती हैं। तो वहां एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो वो ऐसा मेडिसिन दे देते हैं जो एसिड सिक्रेशन को ब्लॉक कर दे। जब एसिड सिक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा तो जो HCl का रोल है, जैसे हम कच्ची चीजें खाते हैं तो उसमें जीवाणु होते हैं, उसको किल करना HCl का काम होता है। फूड को एसिडिक मीडिया बनाना HCl का काम होता है। अब HCl आपका ब्लॉक हो गया तो जो वो खाना होगा
जिसमें बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, कच्ची चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, वो जैसे वो गट्स में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके अंदर ब्लोटिंग वाली फीलिंग शुरू हो जाएगी, लगेगा पेट हमेशा फूला फूला सा है, आधा रोटी खाया, आधी सब्जी खाया, पेट फूल गया, ठीक है। अब उसको बढ़ाने के लिए फिर दूसरी दवाइयां आप शुरू कर देंगे, और आपका जो स्टमक है वो इरिटेट हो रहा है ड्यू टू एंजाइटी। वहां जाकर के जो HCl है, HCl ब्लॉक हो गया, ब्लोटिंग वाली शुरू हो जाएगी। अब ब्लोटिंग को ठीक करने के लिए आपको डाइजेशन वाली मेडिसिन शुरू कर दिया, आपने एंजाइम्स लेना शुरू कर दिया। जैसे ही एंजाइम्स लेंगे, फिर आपको एक तो एंजाइटी आपकी पर्सनालिटी में आ गई, फिर वो HCl के सिक्रीशन को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे ही आपका HCl बंद हो जाएगा, आप पेंटोप्राजोल बंद कर देते हैं, लेंसोप्राजोल बंद कर देते हैं। HCl का सिक्रीशन जैसे ही बढ़ता है, वो HCl इंटेस्टाइन में जाकर के उसके मूवमेंट को फास्ट कर देता है। तो जैसे ही खाना वहां गया, वो उसके मूवमेंट को फास्ट हो गया, वो एज इट इज निकल जाता है विदाउट डाइजेशन। ये IBS के फीचर्स हैं। हाँ, वो जो खाना खाया ना, निकल गया, एज इट इज निकल गया, बिना डाइजेशन के ही, डाइजेस्ट नहीं होता। किसी तरह से हो सकता है IBS का? नहीं, IBS का कंट्रोल एक ही है, उसकी एंजाइटी को कम करी जाए, ताकि जो HCl है, जो उसके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को फास्ट कर रहा है, वो कंट्रोल हो जाए। दूसरा है कि डाइजेशन को ठीक करने के लिए जो आपका फूड पार्ट है, वो इंटेस्टाइन में बड़ा रहे, उसका डाइजेशन हो। एक तो चबा करके खाएं, थोड़ा सा टाइम दें, किसी चीज को बढ़िया से चबाना, सलाइवा मिलाना, ठीक से जैसे जैसे डाइजेस्टेड पार्ट इंटेस्टाइन में जाएगा, थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर मल आपको नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। ये जब कोई खाना खाते हैं तो दिमाग में ऐसा लगेगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, दूध कैसे नुकसान करेगा? दूध तो नुकसान कर ही नहीं सकता है ना, दूध तो हमारे यहाँ अमृत का माना गया है ना। दूध कब नुकसान करेगा? जब आपको कोई व्याधि हो जाए, जैसे IBS में माना जाता है ना कि दूध को मना कर देते हैं, डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन हो ही नहीं रहा है। इसमें हम लोग दीपन पाचन वाली औषधि देते हैं, ऐसी औषधि देना जो आपके डाइजेशन को बढ़ाए। दूसरा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल स्टेबिलिटी, आप एंजाइटी को कम कराइए, एंजाइटी कम कराएंगे, IBS ठीक हो जाएगा। अब एक है अल्सर और कोलाइटिस का, तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में या इसमें तो एक ही है कि एक तो रूटीन में पित्त वाली चीज, जैसे हमने बताया ना कि पित्तस काल में सोना बंद कर दें और कफस काल में सोएं। पित्तज जो आहार है, जिसे चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें बंद कर दें, ठीक है, तो ये कोलाइटिस ठीक हो जाता है वो। और औषधि के रूप में जैसे अपने यहाँ कोलोग्रिट है, बहुत अच्छी औषधि है, 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट वो शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट सबसे अच्छी दवाई है। और सबसे ज्यादा जो मैंने बताया ना, जो फ्री का इलाज है कि एंजाइटी नहीं लेना है, कफ काल में सोना शुरू कर दें, क्योंकि इनमें नॉर्मली हैबिट में यही आएगा, इनकी जो रूटीन होगी पित्त काल में सोने वाली होगी, पित्त काल में सोना और पित्तज आहार विहार का सेवन करना, तो ये थोड़ा सा कम कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें मुनक्का का भी सेवन ये कर सकते हैं, 1-2 पीस, ज्यादा नहीं। लेकिन यदि कोलाइटिस में म्यूकस ज्यादा आ रहा है या मोशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फिर मुनक्का नहीं लेना, उसमें फिर आपको कुटस घनवटी और कोलोग्रिट, कुटस घनवटी 2-2 गोली खाना खाने के बाद दिन में 3 बार, और कोलोग्रिट 2-2 गोली खाना खाने के पहले। एक ने लिखा है एंडोर्फिन हार्मोन्स का काम क्या है? एंडोर्फिन हार्मोन्स जस्ट लाइक मार्फिन, जैसे मार्फिन के इंजेक्शन होते हैं ना, तो ये आपके बॉडी में नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करता है। जैसे आपके किसी के शरीर में दर्द हो, तो यदि वो अंदर से खुश है, तो उसका जो ब्रेन है एंडोर्फिन का सिक्रीशन बढ़ाएगा, ठीक है, तो पेन अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है वो। तो ये एंडोर्फिन वर्क लाइक मार्फिन, वो पेन किलर के रूप में काम करता है, नेचुरल पेन किलर। एक ने लिखा है कि कितना खाना खाना चाहिए। मैंने बताया कि आप अपने स्टमक को 4 हिस्सा करिए, ठीक है, तो 4 हिस्से में आधा हिस्सा आप भोजन करिए, 1/4 उसको छोड़ दीजिए पानी के लिए, पानी पीना, लिक्विड चीजें लेनी है, और 1/4 छोड़ देना है एयर के लिए। तो जितनी आपकी पेट की कैपेसिटी हो, आधा पेट ही खाना खाना है। ये नहीं कि टेस्टी है तो आपने पूरे पेट, जो एक पेट की कैपेसिटी है, जो एक पेट की कैपेसिटी है, उस पेट की कैपेसिटी को आधा हिस्सा कर दीजिए आपको भोजन के लिए, जो आधे हिस्से में 2 पार्ट कर दीजिए, 1/4 वाला पार्ट कर दीजिए पानी के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। दूसरा पार्ट है 1/4, उसको फ्री छोड़ दीजिए एयर के लिए,
तो ये चाहे कितना भी टेस्टी हो, कुछ भी बनाओ, आप इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। इन्होंने लिखा है कि जो मोशन सिकनेस होता है, ट्रेवलिंग के टाइम वॉमिटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, तो ये भी देखा गया है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। यदि आपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया तो वो चीज़ें कम आती हैं। बाकी जो छोटी इलायची होती है, यदि आप ट्रेवलिंग के समय छोटी इलायची मुंह में रख करके क्रश करके उसको च्यू करना है तो वो कम हो जाता है उससे। एक पित्त से ही रिलेटेड है, मैंने बता दिया कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है पित्तस काल होगा, तो उसको कफस काल में ले आइए। और कोई भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें, चाहे कॉफ़ी, नमकीन, फ्राइड चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, वो नहीं लेना, तो इससे आपका पित्त कम हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा होता है, यदि वेट ज़्यादा है तो इसमें जो सफ़ेद पेठा होता है उसका जूस सबसे अच्छा होता है। जो सफ़ेद पेठा होता है ना, जो पेठा मिठाई बनता है, कुसमांड, हाँ, कुसमांड का आप जूस लें, लेकिन अंडर वेट वाले ना लें, क्योंकि वो वेट लॉस भी करता है वो, तो आपको ज़्यादा कमजोरी ना आ जाए। तो यदि ओवर वेट है और पित्त बढ़ रहा है तो उसमें आप कुसमांड का जो जूस है आधा कप उसको ले सकते हैं। जिनको बैक पेन है उसमें अपने पतंजलि की 2 टैबलेट शुरू कर दें। एक तो न्यूरोग्रिट आती है, न्यूरोग्रिट गोल्ड, एक है गोली बिफोर फूड, दूसरा है त्रयोदशांग गोगोल, 2 गोली खाना खाने के बाद। लेकिन उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि बैक पेन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी स्लिप डिस्क होता है, कभी कभी स्पाज्मोटिक पेन होता है, कभी कभी अर्थराइटिक चेंजेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज फिर वो कुछ पंचकर्मा कराना हो, कुछ एक्सरसाइज कराना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बैक पेन के लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, बैक पेन के लिए जो ट्रीटमेंट है सिर्फ योग है। ठीक है, जैसे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, कटी पृष्ठ उतान आसन, ये जो पार्ट है स्पाइन के लिए अच्छा है। मतलब दिन भर। हाँ, एक क्वेरी आई है कि जो लोग दिन भर फिजिकल वर्क करते हैं, क्या उनके लिए योग जरूरी है? जो फिजिकल वर्क होता है उसमें आप कभी भी देखिए, योग का मतलब होता है कि एक पोस्चर में हम लंबे समय तक बैठें। ठीक है, यदि आपको साधना करना हो, प्राणायाम करना हो, तो हम बोलते हैं ना कि एक पोस्चर में बैठें। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है शोल्डर काम करे। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिस्ट काम करे। फिजिकल वर्क करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि एल्बो काम करे। फिजिकल वर्क करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर्वाइकल जो नेक है वो काम करे। तो जो योग का पार्ट होता है कि आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना। तो यदि आपको लगता है कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो इट्स ओके। अदरवाइज सूक्ष्म आसन थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर लीजिए। जो लोग फिजिकल वर्क करने वाले हैं वो सूक्ष्म आसन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हेवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी हेवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म आसन कर लें वो, ताकि अर्थराइटिक चेंजेस ना आए। क्योंकि अर्थराइटिक चेंजेस छोटे छोटे ही स्मॉल ज्वाइंट्स में होंगे, और फिजिकल वर्क करते समय कोई जरूरी नहीं कि आपका सारा ज्वाइंट्स काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसमें आप सूक्ष्म आसन कर सकते हैं। प्राणायाम जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्राणायाम का कॉन्सेप्ट ही अलग है। प्राणायाम का कॉन्सेप्ट सेलुलर लेवल पे है कि आपके सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन को मैक्सिमाइज करता है, तो जो हमारे अंदर डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं वो नहीं आएंगे। जिनको शरीर में एलर्जी, जिसको हम लोग शीत पीत अर्टिकेरिया बोलते हैं, उसमें हरिद्राखंड सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वो आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से या दूध से ले लें, उसके साथ नारियल तेल में कपूर मिला करके लगाएं। फिर भी शांत ना हो तो कैशोर गोगोल आरोग्यवर्धनी वटी और डर्माग्रिड 2 गोली खाली पेट, कैशोर गोगोल आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली खाना खाने के बाद ले लें। शीत पित्त अर्टिकेरिया, हाँ, तो ये ज्वाइंट्स के लिए ऑर्थोग्रिड सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें 2 मेडिसिन हम लोग प्रीफर करते हैं, पीडानिल गोल्ड 1 टैबलेट खाना खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड 1 गोली खाना खाने के बाद। और कोई भी लोकल, चाहे पीडानिल गोल्ड, पीडांतक तेल है या पीडांतक स्प्रे है, उसका ऑयल सबसे बढ़िया है। ऑयल मसाज बात के लिए तेल सबसे अच्छा होता है, तो खाने में भी थोड़ा सा तेल का यूज करें। यदि यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हो तो आप कच्चा तेल, स्वामी जी बोलते हैं ना बीच में, क्योंकि जहां भी बात हो उसमें तेल सबसे अच्छा होता है। तेल लगाना भी और तेल खाना भी, गरम करके नहीं खाना, फ्राइड करके नहीं खाना, उसको वर्जिन के रूप में, जो वर्जिन ऑयल होता है उसको लेना। 2 चम्मच बहुत होता है, 10 ml तक ठीक है। जैसे आपने सुबह सलाद लिया या आपने स्प्राउट्स बनाए, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। ठीक है, आप स्प्राउट्स ले लीजिए, तेल उसको पी जाइए, या ऐसे पी सकते हो तो 2 चम्मच उसको पी करके थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना, थोड़ी देर बाद आप खाना खा लीजिए।
एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादातर फीमेल हार्मोन्स होता है, ये पुरुषों में कैसे होता है? ऐसा नहीं कि पुरुष में मेल फीमेल हार्मोन्स नहीं होते, उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही फीमेल्स में भी मेल हार्मोन्स होते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होते हैं, उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो ये नेचर ने बना रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया का। ये जो ब्लड वेसल्स होंगी ना, आरबीसी होती हैं, वो हाशिए की तरह हो जाती हैं, तो एक दूसरे को स्टक करती हैं। तो इसमें मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिकल व्याधि है। तो इसमें हम लोग नॉर्मली ट्रीटमेंट ये देते हैं कि जो ये सॉफ्टनेस है वो ब्लड वेसल्स को रप्चर करता है, वो तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकने की हम दवाई देते हैं। बाकी इसमें प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है, प्राणायाम करते रहिए ताकि जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली है वो ना हो। तो इसमें मेडिसिन के बजाय प्राणायाम पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब कभी भी कोई शिविर की जरूरत नहीं है, आप पतंजलि में कभी भी आ सकते हैं। वो रेगुलर जो हमने SOPs बना रखी है कि आप कभी भी आएंगे, हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता रहता है और वो 7 डेज 10 डेज का फिक्स है। तो ये आया है कि बात व्याधि के लिए पेएबल, तो अब कोई पर्टिकुलर शिविर की जरूरत नहीं, कभी भी आए, किसी को कोई भी व्याधि हो कभी भी आए, 7 से 10 दिन का प्लान करके आए। जो उसके प्राइस हैं आपको साइट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी बुकिंग साइट से, इंटरनेट से कभी नहीं कराना। जब भी आपको बुकिंग कराना हो, जो हमारे योग प्रचारक हैं, क्योंकि इतने फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें आपको सही व्यक्ति से आपको कम्युनिकेशन हो, आप कराइए। और कभी भी नेट पे सर्च नहीं करना। जो हमारा आस्था चैनल पे ब्रॉडकास्टिंग में नंबर आता है, उसी नंबर पे बात करनी है, उस नंबर के अलावा कोई नंबर के कॉल को रिसीव नहीं करना। दूसरा है, जो वहां आपको अकाउंट नंबर डिस्प्ले होता है, उस अकाउंट के अलावा यदि कोई अकाउंट नंबर आता है, मतलब समझिए कि फ्रॉड है। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि आस्था ब्रॉडकास्टिंग पे या जो भी हमारे चैनल्स पे, इंडिया टीवी पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं बुकिंग के लिए, उस नंबर के अलावा किसी नंबर पे आपको बात नहीं करनी, वो आपको सही नंबर है। दूसरा है कि जो ब्रॉडकास्टिंग पे या जो हमारे पंपलेट हैं उसमें जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर के अलावा कोई दूसरे अकाउंट पे आपको नहीं जाना। यदि दूसरा अकाउंट है, आप समझिए कि फ्रॉड है। तो आपको अकाउंट नंबर और नंबर, ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना।